अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने रेडिएशन का कॉन्सेप्ट देखा था। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन। हम देखेंगे कैसे सरफेस का कलर और एरिया हीट रेडिएशन को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सरफेसेस होते हैं उनका कलर और टेक्सचर कैसे डायरेक्ट असर डालता है थर्मल रेडिएशन के एमिशन, अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पर। अगर डल और डार्क कलर सरफेसेस जो होती हैं वो रेडिएशन की बहुत अच्छी अब्जॉर्बर और एमिटर्स होती हैं। यही वजह है कि एक डल ब्लैक सरफेस जो होती है वो धूप में बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और अंधेरे में बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट को गिव ऑफ करती हैं। और दूसरी तरफ जो शाइनी और कलर्ड सरफेसेस होती हैं वो पुअर अब्जॉर्बर और एमिटर्स होती हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसीलिए जो पॉलिश्ड मेटल्स होते हैं या शाइनी सरफेसेस होती हैं वो सूरज की रोशनी में कूलर रहती हैं। अब टेक्सचर को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास रफ सरफेसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब और एमिट बेहतर तरीके से कर सकती हैं, जबकि जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्परेचर का रेडिएशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। कि जितना ज़्यादा किसी बॉडी का टेम्परेचर होगा उसका उतने ही ज़्यादा उससे रेडिएशंस एमिट होंगी। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उससे कम रेडिएशंस एमिट होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक वार्म रॉड है और एक रेड हॉट आयरन रॉड है। तो जो रेड हॉट आयरन रॉड है वो ज़्यादा वार्म है, उससे ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होंगी, और जो वार्म रॉड है उससे कम रेडिएशंस एमिट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सरफेस एरिया कैसे रेडिएशन पर इम्पेक्ट करता है। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी ही ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होंगी, अगर कम सरफेस एरिया है तो कम रेडिएशंस एमिट होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसकी पिक्चर आपको शो हो रही है, देखेंगे कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी बॉडी को बिना टच किए उसका टेम्परेचर मेजर कर सकती है। कैसे मेजर करती है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करती है और बताती है उसका कितना टेम्परेचर है। ड्यूरिंग कोविड-19 इसका बॉडी का सेफ्ली टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में इसको हाई टेम्परेचर ओवन्स और डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये थर्मोमीटर को ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेंगे, ट्रिगर प्रेस करेंगे और स्क्रीन पर टेम्परेचर शो होगा, उसको रीड कर लेंगे। रेडिएशंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहला पॉइंट है हीटिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज किचन पैन्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास कोई पैन है या पॉट है, उसमें मैंने खाना बनाना है या चाय वगैरह बनानी है, तो मैं उसको बर्नर पर रखूँगी और फ्लेम ऑन करूँगी। जैसे ही फ्लेम ऑन करूँगी तो जो पैन है वो हीट अप हो जाएगा और हीट पूरे पैन में फैल जाएगी, ताकि खाना इवनली कुक हो सके। और जो पैन होता है उसका हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक या वुड का बना हुआ होता है, क्योंकि वो वुड और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ताकि हैंडल गर्म ना हो और हाथ ना जले। नेक्स्ट एप्लीकेशन है थर्मल इंसुलेशन की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने थर्मस देखा होगा, उसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वो ठंडी रहेगी, अगर कोई चीज़ गर्म है तो गर्म रहेगी। उसकी जो डबल वॉल्स होती हैं और उनके बीच में वैक्यूम होता है। वैक्यूम इसलिए होता है ताकि कंडक्शन या कन्वेक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र ना हो सके, और अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस थर्मस की जो इनर वॉल्स होती हैं ये वो हाईली रिफ्लेक्टिव होती हैं, ताकि वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर सकें और हीट ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र इन बिल्डिंग्स। इसका मतलब ये है कि सर्दियों में बिल्डिंग्स जो है वो गर्म रहें और गर्मियों में ठंडी रखने के लिए इंसुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हम थिक कर्टेन्स या डबल ग्लास विंडोज़ और सीलिंग्स वगैरह को यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हीट लॉस या हीट गेन को रोक देते हैं, जिससे हीटर्स या एसी कम यूज़ होते हैं और एनर्जी सेव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस ग्लास या प्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर होता है। सूरज से दो तरह की रेडिएशंस आ रही होती हैं, एक वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है और दूसरी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ लार्जर होती है। स्मॉलर वेवलेंथ रेडिएशंस जो होती हैं वो हाई एनर्जी वाली होती हैं, लार्जर वेवलेंथ लो एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं। जो स्मॉलर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है वो इस ग्लास हाउस में से पास कर जाती हैं, लेकिन जो लार्जर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं वापस। और जो रेडिएशंस पास कर जाती हैं वो जब ज़मीन के साथ जाके टकराती हैं तो ज़मीन कुछ रेडिएशंस उसमें से अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जब वो रेडिएशंस अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। लो एनर्जी ही मतलब लार्जर वेवलेंथ, और वो वापस नहीं जा सकती है, उस ग्लास से पास नहीं करती और उधर ही ट्रैप हो जाती है।
बिल्कुल इसी तरह हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर भी काम करता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हीट को ट्रैप करते हैं। अगर ये नेचुरल इफ़ेक्ट ना हो तो हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट पैटर्न्स के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ओके गर्ल्स, हमारा ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।